नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। मुख्यमंत्री ने किया विद्युत वितरण कार्यालय का शिलान्यास। जसपुर प्रधान संगठन ने अरविंद पांडे को प्रत्याशी बनाए जाने की करी मांग। धूमधाम से मनाया गया उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। बढ़ती ठंड और गिरते तापमान से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। खनन निकासी का कार्य शुरू होने के बाद परिवहन विभाग भी हुआ सक्रिय। भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब के साथ 2 गिरफ्तार। भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। कांग्रेस कार्यकर्ता हुए रामलीला मैदान में एकत्रित। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद के लोगों की विद्युत संबंधी समस्याओं के त्वरित निस्तारण और विद्युत व्यवस्थाओं को बेहतर करने हेतु विधानसभा क्षेत्र चंपावत के सीमांत टनकपुर नगर में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नव सृजित विद्युत वितरण चंपावत के कार्यालय भवन का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। इस मंडल के अंतर्गत 3 विद्युत वितरण खंड चंपावत, खटीमा एवं सितारगंज शामिल किए जाएंगे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। फोटो भी हो जाएगी। ये ऐतिहासिक क्षण है। किया जा रहा है वो आए और अपना भारतवर्ष के अंदर रहने वाले जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में आज ठाकुरद्वारा रोड पर स्थित एक हॉल में भाजपा प्रधान संगठन ने एक बैठक की, जिसमें उन्होंने मांग की है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नैनीताल लोकसभा सीट पर प्रत्याशी अरविंद पांडे को बनाया जाए, क्योंकि वह जनता की समस्याओं को सुनते भी हैं और उनका समाधान भी करते हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जसपुर प्रधान संगठन आज जो इकट्ठा हुआ है वो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लोकसभा का चुनाव है उसमें जो प्रत्याशी होने चाहिए, जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं माननीय अरविंद पांडे जी, हम सब प्रधानों की मांग है कि अरविंद पांडे जी को हमारा लोकसभा का प्रत्याशी होना चाहिए। वो हर गरीब की समस्या सुनते हैं, हर क्षेत्र में पहुंचते हैं, जो कहीं बुलाए वहाँ पहुंचते हैं और तत्काल कार्य भी होता है। नहीं नाखुश तो क्या, अभी जैसे उन्होंने एक हमारे जसपुर विधानसभा मेरे हिसाब से एक सरकारी अस्पताल में एक मशीन लगाई है एक्सरे वाली, इसके अलावा किसी गांव में ना तो कोई सड़क बनाई ना किसी गांव में वो गए। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि इस बार नया युवा प्रत्याशी अरविंद पांडे जी को बनाया जाए, जो विकास की एक लहर हो सके। हम पार्टी से मांग करना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से, जो भी टिकट दे तो ऐसे प्रत्याशी को दे जो पब्लिक की सुन सके, पढ़ा सके, उनका कार्य हो सके। इस एक एक्सरे मशीन के अलावा कोई कार्य हुआ नहीं है किसी गांव में, कहीं ना कोई रोड बनी है ना किसी गांव में वो गए हैं। हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है, जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाएगा हम तो उसके साथ में होंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो प्रत्याशी हो वो अरविंद पांडे जी को बनाया जाए। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। मुक्त विश्वविद्यालय में इस दौरान 15,417 छात्रों को डिग्री दी गई, जिसमें 5 छात्रों को पीएचडी की उपाधि और 2 छात्रों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया। साथ ही 16 छात्रों को स्नातकोत्तर स्वर्ण पदक व 5 छात्रों को स्नातक स्वर्ण पदक दिए गए। इस दौरान सीएम धामी ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वह विश्वविद्यालय में कभी भी एक अतिथि के रूप में नहीं बल्कि छात्र के रूप में जाते हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सचमुच आज बहुत ही खुशी हुई कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन में आकर आज ऐसा एहसास हुआ कि ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस लर्निंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ऊंचे दर्जे पर लेकर गए हैं। आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि 15,417 हमारे छात्र छात्राओं को आज उपाधि मिली है। आज उनको गोल्ड मेडल, पीएचडी से अवार्ड भी दिया है और आज एक बार फिर अत्यंत खुशी मिली है कि आज हमारी बेटियों ने फिर अपना नंबर मारा है। उनकी जो सफलता है
उससे बहुत ही खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है आज इन सबको मिलकर कि हमारी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, उससे किस प्रकार से हमारी शिक्षा, हमारे स्किल और हम किस प्रकार से अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज एक हम सब ने मिलकर संकल्प लिया कि हम एक्चुअली हमारी जो डीपर लर्निंग है, रिसर्च है, अनुसंधान है, उसकी यात्रा शुरू होती है। सच कहूं तो कोविड महामारी के बाद में ऑनलाइन और ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस लर्निंग का महत्व समझ में आया है। और मुझे ऐसा लगता है अपने सब छात्र छात्राओं और शिक्षक गण से वार्तालाप करके कि वी हैव अंडरस्टूड द डीपर अपॉर्चुनिटी जो हमको ये सिस्टम देता है। आज एक और संकल्प लिया कि किस प्रकार हम 2047 को मद्देनजर रख के विकसित भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने के लिए और विश्व गुरु के स्थल जो विच एक्चुअली बिलोंग्स टू अस, उसके लिए किस प्रकार से मेहनत और स्पेशली विद्या, ज्ञान और रिसर्च की तरफ बढ़ सकते हैं। और सच में एक और ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि ये जो हमारे पास में अवसर है, इससे हम किस प्रकार से अंत्योदय, जो हमारी महिलाएं हैं जो दूर दराज इलाके में रहती हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वेटरन्स हैं और जो लोग अपने बिजनेस के अंदर में बिजी हैं, जो नौकरी करते हैं, कामकाजी हैं, उनके लिए एजुकेशन किस प्रकार की जा सकती है। इकट्ठे रियलाइजेशन हुआ कि लर्निंग तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ऐसा लगा कि हम सबके ऊपर में एक जिम्मेवारी है कि किस प्रकार भारत की सभ्यता, संस्कृति को हम एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर अपने स्पेशली उत्तराखंड के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी से कहा था कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड, तो ऐसा लगता है कि हमारी बहुत जिम्मेवारी है कि किस प्रकार हम शिक्षा की तरफ, विद्या की तरफ, ज्ञान की तरफ जाएं और ये ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को, डिस्टेंस लर्निंग के कॉन्सेप्ट को, के अवसर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने पूरे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और जनहित में कार्य करें। हमारा जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है उसका 8वां दीक्षांत समारोह यहाँ पर हो रहा है और जो बच्चे हमारे यहाँ से डिग्री ले रहे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट आ रखे हैं, आज महामहिम राज्यपाल सबको डिग्री देने वाले हैं। और अब हमने 3 बड़े निर्णय किए हैं शिक्षा में। पहला निर्णय क्या है कि अब प्रत्येक बच्चे को डिग्री जो है डिजी लॉकर से दी जाएगी। दूसरा यह है कि दूरस्थ शिक्षा में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनको किताबें निःशुल्क दी जाएंगी। तीसरा यह है कि अब हर विश्वविद्यालय में हम जो कॉपियाँ चेक होते हैं या वो केंद्रीय मूल्यांकन करवाया जाएगा और 20-20 करोड़ रुपए हम प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए दे रहे हैं ताकि वो वहाँ एक सेंटर बनाएंगे कॉपी चेक करने के लिए। हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष सब लोग उसमें आएंगे और मैक्सिमम जो है 15 दिन में कॉपियाँ चेक हो जाएंगी ताकि समय पर रिजल्ट घोषित किए जाए। एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने अभी ये किया है कि एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम और एक दीक्षांत और एक चुनाव। ये जो 6 चीजें हमने तय की थी, अब उत्तराखंड इस पे आगे बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि चुनाव एक ही दिन हो रहे हैं, प्रवेश एक ही दिन हो रहे हैं, परीक्षा परिणाम में हम एक ही दिन घोषित कर रहे हैं और अभी से हमने तय कर दिया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम जो है 30 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि देश का पहला राज्य होगा ये जो कि 30 अप्रैल को लगभग 7 लाख बच्चे हमारे परीक्षा में शामिल होते हैं। तो हम 30 अप्रैल को ही जो है परीक्षा परिणाम घोषित कर देंगे ताकि सत्र हमारा नियमित हो सके, 180 दिन कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो सके। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में।
देवर पर नमकीन। को अन्य राज्यों के साथ साथ अब उत्तराखंड के कुमाऊं में भी कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कोहरे की दस्तक से सड़कों पर वाहन भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। ऐसे में सड़क दुर्घटना होने का खतरा भी बढ़ गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आज 28 दिसंबर का दिन है। आज पहली बार आज कुमाऊं में यहाँ पर कोहरे ने दस्तक दी है। अभी तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है अलाउ की। देखते हैं प्रशासन क्या भी व्यवस्था करते हैं। पहले नगर पालिका क्षेत्र में आते थे तो पहले अध्यक्ष यहाँ पे व्यवस्था करते, लेकिन अब देखते हैं पहली ठंड की व्यवस्था कैसे करते प्रशासन। तो तब मैं घर से निकल रहा था तो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। उसमें जो बहुत छोटे बच्चे थे, मैंने सारे उनको देखा, वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि पेरेंट्स उनको स्कूल भी ना भेजे तो अच्छी बात है, क्योंकि इतना ठंड का माहौल है। अभी और यहाँ की जो मार्केट है, जो लकड़ी मंडी है, अभी पूरी रूप से नहीं खुल पा रही है। जितने भी यहाँ मजदूर तबके के लोग हैं, वो बेचारे सब अलाव के 5 बेड का हाथ ताप रहे हैं। प्रशासन से यही मांगे कि यहाँ पर जितनी जल्दी जल्दी हो सके अलाव की व्यवस्था कराई जाए। चौराहे पर, हर चौराहे पर व्यवस्था कराई जाए। और जितने भी आने वाले यात्री है, जो भी बाहर से यात्रा करने आ रहे हैं, वो जहाँ जहाँ बस स्टैंड पर रुके तो उनके लिए हाथ तापने की व्यवस्था करी जाए। हम लोग तो अपने यहाँ बैठे हैं लकड़ी मंडी में। ऐसे तो कोहरा हाईवे पे दिक्कत करेगा, ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ जाएगी सारी। जब कोहरा आता है तो आने वाली गाड़ी दिखाई नहीं देती, इंडिकेटर से लोग चलाते हैं, फॉग लाइट जलाते हैं। पर अलाव की व्यवस्था की जाए, जो लोग ठिठुर रहे हैं सर्दी से उन्हें राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024 के लिए प्रदेश की सभी नदियों में खनन कार्य के दुकान को लेकर कुछ नदियों में जहां एक और खनन निकासी का कार्य शुरू हो गया है, तो वहीं रामनगर में भी स्थित कोसी व दापका नदी में कुछ स्थानों पर उपखनिज की निकासी का कार्य शुरू हो गया है, जिसको लेकर जहां एक और वन विभाग एवं वन विकास निगम ने इस कार्य में लगे वाहनों को पंजीकरण का कार्य शुरू कर दिया है, तो वहीं रामनगर में स्थित सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने भी खनन कार्य में लगे वाहनों का सत्यापन करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये वर्तमान में खनन सत्र प्रारंभ हो चुका है और वाहनों का रिलीज होने की प्रक्रिया और वाहनों के वन निगम में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और हमारे यहाँ से एक दिक्कत थी पहले कि हल्द्वानी पत्ते, जो हल्द्वानी रजिस्टर्ड गाड़ियां थी रामनगर पत्ते की, वो हम लोगों को फिटनेस हो जाती थी, लेकिन वो अभी फिलहाल नहीं हो पा रही थी। तो हमने इन गाड़ियों को हल्द्वानी से रामनगर ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया शुरू की थी। बहुत समय से ये मांग लंबित थी और बहुत सारी वाहनों को NIC देहरादून में और दिल्ली में इनको ट्रांसफर भी हमारे यहाँ कर दिया है और ये समस्या और अधिकांशता तो दूर हो चुकी है। और ये आज बाकी की गाड़ियां थोड़ी बहुत जो बची है वो ट्रांसफर हो जाएंगी रामनगर। उसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी और वाहनों का हमने सत्यापन भी शुरू कर दिया है और करीब 200-250 वाहनों का सत्यापन, जो सत्यापन तो 300-400 वाहनों का हुआ है, लेकिन 200 वाहनों को सही पाते हुए हमने सत्यापन भी वन विकास निगम को भेज दिया है और खनन प्रारंभ हो गया। ये खनन की तो लगभग 470 गाड़ियां थी और जिनमें से लगभग 300 गाड़ियां ट्रांसफर हो गई हैं और 100 कुछ गाड़ियां बची हुई, वो भी आज ट्रांसफर हो जाएंगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशों के बाद जनपद भर में नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस द्वारा नशे एवं नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुर चौकी पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर स्विफ्ट डिजायर कार में 2 लोगों 136 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें, दोनों आरोपी योगेंद्र सिंह और तीरथ सिंह नेगी कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल के निवासी है, जिनके खिलाफ पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि जो भी अवैध शराब है और नशे के विरुद्ध कार्रवाई करनी है, तो इसके सभी थानेदारों को और सभी चौकी इंचार्जेस को इसको निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज ये हमारे जसपुर कोतवाली के धर्मपुर बैरियर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्विफ्ट डिजायर कार में कुछ अवैध कच्ची शराब का परिवहन किया जा रहा है। तो इसी सूचना पर जब हमने इसमें चेकिंग की गई तो एक स्विफ्ट डिजायर कार जो कि जिसमें टैक्सी के रूप में जो संचालित हो रही थी, उसमें 2 लोग थे। उन दोनों के द्वारा इसमें से जब चेकिंग की गई तो उसमें कच्ची शराब उनके पास मिली, जिसमें 91 पाउच है, जो कि अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी। गाड़ी के भी कागज उनके पास मौजूद नहीं थे। इन दोनों व्यक्तियों को मौके से अरेस्ट किया गया है और इसमें जो भी ये दोनों व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि ये कोटद्वार से इसको ले जा रहे थे और रहने वाले भी लोग कोटद्वार के हैं, तो आज इसमें मुकदमा हम लोगों ने पंजीकृत कर लिया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा
Try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से जाए मेरे रूम में देवर पर नमकीन। हल्द्वानी में भू कानून की मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा एसडीएम हल्द्वानी को एक ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद बिष्ट और विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में आज भू कानून लागू करने को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कमेटी की तरफ से द्वारा नगर मजिस्ट्रेट महोदय, मान्यवर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नहीं, देखिए पूरे राज्य का जो हमारा जो पहाड़ का निवासी है, जो मैदानी निवासी है, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद से और उससे पहले जो योगदान यहाँ दे चुके हैं, जो पुराने परिवार हैं, वो सशक्त भू कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की प्रथम सरकार बनी थी तो एक भू कानून अधिनियम यहाँ पे बना था, उसमें बाहर वालों की खरीद फरोख्त पर जमीन पर एक रोक लगाई गई। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जब सरकार आई तो उन्होंने इस व्यवस्था को रिवर्स कर दिया और यहाँ पे अब जितनी भी सीमा में कोई ज़मीन खरीदना चाहे तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, कहीं ना कहीं जो पहाड़ों का जो पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए उसमें घात लग रहा है। तो अवश्य हम लोग सशक्त भू कानून की, हम लोग कांग्रेस, आज हमारा स्थापना दिवस है, हम मांग करते हैं। और साथ ही साथ सिडकुल में 70% आरक्षण के नाम पर कितना सत्यापन ये लोग कर सकते हैं, इस पर श्वेत पत्र जारी करें कि 70% आरक्षण क्या वहाँ पे फैक्ट्रियों में जिस अनुरूप हमारी प्रथम सरकार में मिलता था, आज वो परिस्थिति है या नहीं है, ये हमारी मांग। एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड वासियों के हित में है। जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने एक भू कानून में संशोधन कर अनलिमिटेड जमीन बाहर का व्यक्ति यहाँ खरीद सकता था, जो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के हित में नहीं है और उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना के बाहर है, तो हम सशक्त भू कानून की मांग करते हैं। और साथ ही स्थानीय उद्योगों में 70% रिजर्वेशन का जो कांग्रेस ने प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया था, उसे लागू करने की मांग वर्तमान सरकार से करती है। भैया, अभी बड़े लंबे अंतराल के समय में उत्तराखंड के वासियों ने जब मतलब भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसमें हमारे उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि भू कानून और मूल निवासी प्रमाण पत्र को लेके उन्होंने 24 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में काफ़ी आंदोलन किया था और इसी के तहत हम आज सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सिटी नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए। हमारा उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है कि देखिए, सभी राज्यों से आके जो अपनी ज़मीनें, हमारे उत्तराखंड की ज़मीनों को खरीद रहे हैं अपने व्यवसाय के लिए, तो उन पे ऐसा अधिनियम या ऐसी समिति बनाई जानी चाहिए, ऐसा नियम बनाने चाहिए कि उत्तराखंड के लोग भूमिहीन न रहे। उधम सिंह नगर के बाजपुर से दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रामलीला मैदान में एकत्रित हुए, जहां से वो लोग एसडीएम कोर्ट परिसर में पहुंचे। आपको बता दें, गुरुवार को कांग्रेसियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा और कहा कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश में सशक्त भू कानून बनाए जाने का पूर्ण समर्थन करती है। अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। भू कानून के बारे में हम लोगों ने दिया है कि हमारे प्रदेश में एक ऐसा भू कानून बने जिस पर जो है, जिस तरीके से पहाड़ बिक रहा है, पहाड़ उजड़ रहा है, उसको रोकने के लिए, पलायन को रोकने के लिए हमारे इस प्रदेश में, अपने प्रदेश का एक मजबूत भू कानून बनना चाहिए ताकि इन सारी चीजों पर रोक लग सके। और जिस चीज के लिए उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, उत्तराखंड का निर्माण जो हुआ वो यहाँ पर बेरोजगारी को रोकने के लिए, लोगों को रोजगार पैदा करने के लिए, इसलिए उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।